हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है जनरल साइंस के वो क्वेश्चन जो रिसेंटली है जेकेएसबी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पार्ट 1 में आप दोस्तों के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले जेकेएसबी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही है जो आपके पास रिसेंटली है जेकेएसबी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो अगर आप जेकेएसबी के आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जैसे आपके पास जेकेएसबी अकाउंटेंट एंड फाइनेंस जिसमें आपके पास जनरल साइंस का पोर्शन मेंशन किया गया है, अगर आप एसआई फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके पास जनरल साइंस का पोर्शन आपको मिल जाएगा। पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम का एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उन क्वेश्चन को आप देखकर आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है। तो चलिए सर, जिन दोस्तों ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ वो पहला पार्ट देख लीजिएगा, फिर आज के पार्ट में आप और बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो जिन दोस्तों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं, अगर आप अकाउंटेंट एंड फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस के ईच एंड एवरी टॉपिक हम दोस्तों ने मिलकर सीखा है। प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेम चीज़ आपके पास एसआई फाइनेंस के लिए भी है और पटवारी के लिए भी है। हर एक प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए और सीखिए वहाँ से। तो चलिए सर, सीखते हैं। चलिए जी, 25 क्वेश्चन कल हो चुके थे। आज का क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। विच आर फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज थायमीन। बताइए सर, किस विटामिन को आप थायमीन कहेंगे? ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है विटामिन डी एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है विटामिन B6। तो आप देख रहे हैं ऐसे कि आपके पास विटामिन के केमिकल नेम्स पर डिफिशिएंसी डिजीज पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ हमारी जो क्लास हुई है विटामिन के रिलेटेड वो देख लीजिएगा, क्योंकि हमने वहाँ आपको पास मेमोरी ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ें सिखाई हुई हैं। एक बार वो क्लास आपने देख ली तो आप ज़िंदगी भर जो है विटामिन के नाम और इनकी डिफिशिएंसी डिजीज कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए सर, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए आपके पास विटामिन सी आ रहा है, विटामिन B1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपके पास विटामिन डी एंड ऑप्शन डी आपके पास विटामिन B6। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका? बिल्कुल सर, हमने आपको ट्रिक सिखाई थी। क्या बोला था हमने? अगर आप दोस्तों को याद होगा कि दो भाइयों से जब हमने पूछा सर नंबर 1 पर किसका हक है, दोनों ने क्या कहा? सर माइन माइन। तो नंबर 1 पर क्या आ रहा है सर? माइन माइन। तो थायमाइन आ रहा है। चलिए सर, ऐसी हमने चीज़ें बहुत सीखी हैं। देखिए सर, वो क्लास देख लीजिएगा। चलिए सर, क्वेश्चन 27, विच आर फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब बताइए सर, में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी गिनेगी? चलिए सर, थोड़ा कॉपरेट कर दीजिएगा। शायद थोड़ी सर आस्ते आस्ते रिकवर हो रही है, तो बेहतर आप दोस्त दुआ करते रहिए। तो कुछ दिनों में आपके साथ मैथमेटिक्स की क्लासें फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए सर, आपके साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच आर फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है मास, ऑप्शन बी आपके पास मोमेंटम आ रहा है, ऑप्शन सी स्पीड एंड ऑप्शन डी आपके पास वॉल्यूम आ रहा है। देखिए सर, वेक्टर क्वांटिटी के लिए दोनों चीज़ें आपको लाजमी है। एक तो सर डायरेक्शन भी होनी चाहिए और इसके साथ आपके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो बताइए सर, ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे मास, सर मास तो आपके पास केवल क्या आ रही है सर? ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ रही है। स्पीड देखेंगे सर, स्केलर क्वांटिटी। हाँ, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। वॉल्यूम सर ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। बचेगा क्या सर? मोमेंटम पीक से आप डिनोट करते हैं। पीक इसके बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी एंड मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए सर, करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोमेंटम। जो साथी देख रहे हैं बहुत खूब, आप साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और चैट बॉक्स में अपने आंसर बिल्कुल इसी तरह से देते रहिए। चलिए क्वेश्चन 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रियोस्टैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट बाय वेरिंग द। अब आपको पता है सर, रियोस्टैट में हम क्या करते हैं? सर रियोस्टैट में हम जो है चेंज करते हैं। ठीक है जी, किसको चेंज करके हम इलेक्ट्रिक करंट को वेरी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी आपके पास कैपेसिटेंस आ रहा है, ऑप्शन सी इंडक्टेंस एंड ऑप्शन डी आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ी है आप दोस्तों के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है कि रियोस्टैट में आप किस चीज़ को चेंज करते हैं, वेरी करते हैं? नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, डेट इज रेजिस्टेंस। जो साथी ए की तरफ जा रहे हैं बहुत खूब, आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। क्वेश्चन 29, सर कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका रिवीजन जो है बना रहे। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वेव लेंथ? अब देख रहे हैं सर, ये क्वेश्चन आपके पास जेके भी पूछ रहा है। ठीक है जी, तो वेव लेंथ की आपके पास एसआई यूनिट पूछा गया है। देखिए सर, वाट के बारे में बात करेंगे। वाट किसका यूनिट आ रहा है? सर पावर का आ रहा है, अच्छी बात है सर। सेकंड किसका आ रहा है? सर टाइम का आ रहा है। हर्ट्ज किसका आ रहा है? सर फ्रीक्वेंसी का आ रहा है। तो मीटर किसका आ जाएगा? सर आपके पास मीटर जो है वेव लेंथ का आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेट इज मीटर। तो बाकी ऑप्शन जो है वो भी साथ साथ पढ़ा कीजिए। चलिए, अब बात आ रही है वट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल क्या है सर? ऑप्शन ए आपके पास पीबी आ रहा है,
ऑप्शन बी आपके पास AgR है, ऑप्शन सी AuR है, और ऑप्शन डी NaR है। बताइए इस तरह आप आंसर बताते जाइए, तब तक हम थोड़ा आपको एड ऑन करते हैं। PB अगर आप देखेंगे सर किसका आ रहा है, लेड का आ रहा है। अच्छी बात है सर, Ag आपने कल ही हमारे साथ पढ़ा है, बेहतर तरीके से सीखा है हमने, ठीक है जी। Au इसके बारे में, गोल्ड के बारे में हम कल सीख चुके हैं। बचेगा क्या हमारे पास यहाँ, Na, डेट इज Na जो है ये आपके पास केमिकल सिंबल आ रहा है सोडियम का। Na जो है सर जो लैटिन नेम आ रहा है सोडा का, जिसे आप नेट्रियम कहते हैं, NaTrium। नेट्रियम जो है बेसिकली लैटिन वर्ड आ रहा है किसके लिए, सोडा के लिए, तो वहीं से इसका नाम जो है Na लिया गया है। चलिए सर इसको मार्क कर दीजिए आप। करेक्ट आंसर इसका क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, डेट इज Na। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम। अब एटॉमिसिटी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हम विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ये बात कर चुके हैं कि एटॉमिसिटी आप किसे कहते हैं। बताइए सर हीलियम की एटॉमिसिटी कितनी है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी इज 3। बताइए सर हीलियम आपने कभी देखा होगा, हीलियम को आप किस तरह से लिखते हैं, जनरली आपके पास क्या मिलता है, कभी आपने हीलियम He2 लिखा है या He3 या He4 आपने लिखा है, नहीं लिखा है सर। He सिर्फ सिंगल 1 आता है आपके पास, तो इसका मतलब ये है जो इसकी एटॉमिसिटी है वो कितनी है आपके पास, नन अदर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। चलिए सर सीख रहे हैं तो आप दोस्तों का फर्ज है कि आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है दोस्तों। चलिए सर पूछा जा रहा है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इनमें से किसमें मिलेगा, क्योंकि आप दोस्तों को पता है सर न्यूट्रिशन हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, उनमें हम डीप गए हैं सर। आगे हमने सेप्टोट्रॉपिक के बारे में बात की है, डिट्रेवर्स के बारे में बात की है। तो जिन दोस्तों ने न्यूट्रिशन की हमारी क्लासेस देखी हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा जो आप उनमें मिस करके आएंगे। तो देखिए सर बोर्ड्स की बात करेंगे, ये तो ऑटोट्रॉप नहीं है। ऑटोट्रॉप हो गए वो ऑर्गेनिज्म आप कहेंगे जो अपनी खुराक खुद बना रहे हैं। तो मैमल्स सर कहाँ है, फिश सर कहाँ है, बचेगा क्या सर, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपनी खुराक खुद बना रहे हैं, तो ग्रीन प्लांट्स आपके पास क्या आ रहे हैं सर, दीज आर ऑटोट्रॉपस। क्वेश्चन 33, विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज सोलर एनर्जी। अब बताइए सर सोलर एनर्जी जो है किस तरह का आपके पास एनर्जी सोर्स गिनेंगे आप, क्या एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है, या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप दोस्तों ने हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी की क्लासेस देखी हैं, जिन दोस्तों ने देखी हैं बहुत बेहतर, जिन्होंने नहीं देखी है सर अभी टाइम है आपके एफए में, बाद में सर आप पछताएंगे, उससे बेहतर है अभी देख लीजिए, ठीक है जी, देख लीजिएगा वो क्लासेस, उनसे आपको बेनिफिट होगा। तो आपको पता ही है सर हमने सोर्स ऑफ एनर्जी के अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े हैं, उनमें से एक पढ़ा था सर, एक कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, जो कदीम ज़माने से पहले बहुत टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं सर। एक वो सोर्स हो गए, एक नए ताज़ा तरीन सोर्स हमारे पास आ रहे हैं, एक वो हो गए सर, एक को आप कन्वेंशनल में गिन रहे हैं, दूसरे को आप नॉन कन्वेंशनल में गिन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डेट इज आपके पास जो सोलर एनर्जी है ये आपके पास नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है। चलिए जी क्वेश्चन 34, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिनरल फ्यूल। अब बताइए सर मिनरल फ्यूल की एग्जांपल इनमें से कौन है, क्या बॉक्साइट आ रहा है, क्या कोल आ रहा है, क्या मैग्नीज आ रहा है, क्या माइका आ रहा है। चलिए सर मिनरल्स के रिलेटेड सर आपके पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक आपके एफए में भी मेंशन किया गया है, तो वहाँ हमने ये चीज़ें पढ़ाई हैं, मिनरल के बारे में पढ़ा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी पढ़ा है, बहुत सारे मेथड जो है वो सारे के सारे पढ़े हुए हैं। तो फिलहाल आप इसका आंसर दीजिए कि मिनरल फ्यूल में से कौन आएगा, क्या बॉक्साइट आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा, क्या मैग्नीज आएगा सर, नहीं आएगा, माइका आएगा सर, नहीं आएगा, बचेगा क्या सर, कोल जो है आपके पास मिनरल फ्यूल में कंसिडर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुत बेहतर, आप दोस्तों के आंसर इसी तरह से आने चाहिए सर। क्वेश्चन 35 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, विच आर फॉलोइंग लॉज स्टेटेड दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बताइए सर कौन सा ऐसा लॉ है जो आपके पास क्या बताता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कौन सा है, ऑप्शन ए आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ, ऑप्शन बी न्यूटन सेकंड लॉ, ऑप्शन सी न्यूटन फर्स्ट लॉ, एंड ऑप्शन डी आपके पास किरचॉफ सेकंड लॉ। अब देखिए सर न्यूटन फर्स्ट लॉ ये तो आप दोस्तों को हमने पता बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ी है सर, मोशन पढ़ा है हमने, विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, विद हेल्प ऑफ एनिमेशन हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत दोस्तों ने वो क्लासेस देखी होंगी। तो आपको पता है सर न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था सर, कोई बॉडी अगर मोशन में है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, वो चाहेगी उसी पोजीशन में बनी रहे जिस पोजीशन में हूँ, कोई भी हमें छेड़े नहीं, जब तक हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं छेड़ेगी, जिस पोजीशन में हम हैं हम उसी पोजीशन में रहना पसंद करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था सर, इसकी माध्यम से हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप दोस्तों को याद हो तो थर्ड लॉ में हमने ये बात पढ़ी थी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसके माध्यम से हमने बहुत सारे आगे कंसेप्ट भी सीखे थे, जिन दोस्तों ने वो क्लास देखी है बेहतर है सर
ये किरचॉफर्स सेकंड लॉ सर, इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिए। किरचॉफर्स सेकंड लॉ, इसको आप कभी कभी किरचॉफर्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। किरचॉफर्स सेकंड लॉ आल्सो नोन एज किरचॉफर्स वोल्टेज लॉ, ये हमें बताता है कि आपके पास अगर आप कोई भी लूप लेंगे जो आपके पास सम टोटल आ रहा है सब वोल्टेज का अराउंड ए क्लोजर लूप, किसी भी सर्किट में आपके पास हमेशा कितना आता है सर, वो जीरो आता है। दैट द सम टोटल ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड ए क्लोजर लूप इन एनी सर्किट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये जो आपके पास किरचॉफर्स वोल्टेज लॉ है या किरचॉफर्स जिसे आप सेकंड लॉ कहते हैं, ये किसका कंसिक्वेंस आ रहा है, किसका नतीजा आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नतीजा आ रहा है। चलिए सर, ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, सीखी हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। बताइए सर कौन सा ऐसा पार्टिकल है। जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी सर, उसमें हमने पहली बात ऐसी की थी जब हमने कोरिलेट किया था सर न्यूटन की फोर्स को आपके कॉलम की फोर्स के साथ, अगर आप दोस्तों को याद होगा। तो वहाँ हमने बताया था सर आपके पास इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, वहाँ आपके पास चार्ज देखने को मिलता है, प्रोटॉन में आपके पास चार्ज है, पॉजिट्रॉन में चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है आपके पास सिर्फ मास देखने को मिल रहा है, वहाँ चार्ज आपके पास नहीं है। तो चलिए ये चीज़ें तो आप दोस्तों को पता है, सारी की सारी चीज़ें पता है। देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, प्रोटॉन पढ़ा है। क्या पॉजिट्रॉन आप जानते हैं पॉजिट्रॉन क्या है? चलिए चैट बॉक्स में आप बताइए सर। पॉजिट्रॉन, ये नई चीज़ कुछ दिखाई देगी आपको। पॉजिट्रॉन क्या है सर? पॉजिट्रॉन इज नथिंग बट एंटी इलेक्ट्रॉन, याद रख दीजिए इसको, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इसका कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आपके पास कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप नेगेटिव में लेते हैं, तो पॉजिट्रॉन का चार्ज जो है आप पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे हैं सर, पॉजिट्रॉन का चार्ज जो है आप उल्टा इसका लेंगे +1e, जिसका स्पिन है एज 1/2 और इसका जो सेम मास रहेगा एज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ें आपने पढ़ी है। अब देखिए सर थोड़ी थोड़ी और चीज़ें एड ऑन की करते जाइए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन करते हैं? तो ये आपके पास जे थॉमसन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ हमने पढ़ी है। प्रोटॉन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास रदरफोर्ड आ जाता है। ये विद हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स हमने एक क्लास दी थी, अगर आप दोस्तों ने, चलिए पहले आप ये बता दीजिए। न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रॉन के लिए डिस्कवरी आपके पास नाम आ जाता है कौन सा सर? जेम्स चैडविक। ठीक है, ये याद रख दीजिएगा। तो पॉजिट्रॉन ये आपके पास नया आ सकता है। पॉजिट्रॉन के लिए आप नाम याद रख दीजिएगा, डेविड डी एंडरसन। ठीक है जी। चलिए आप जो साथी एसआई फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें उन्हें क्वेश्चन आ सकता है सर एग्जामिनेशन में ऑन द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी, उन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उनसे गुजारिश है कि हमारी 2 पार्ट्स में क्लास हुई है, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज विद मेमोरी ट्रिक्स, वो क्लास देख लीजिएगा। आप सर्च कीजिएगा इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज बाय दिलवीर सिंह खालसा, तो आपको एक क्लास मिल जाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से विद हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स हमने पढ़ी है। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कुछ पढ़ा था सर, बेटे थॉमसन ने। ठीक है जी, वो ट्रिक हमने पढ़ी थी। थॉमसन के लिए हमने सन याद रखा था, बेटा और थॉमसन याद रखा था, कुछ इस तरह से हमने पढ़ा था, अगर आप दोस्तों को याद हो। प्रोटॉन के लिए हमने गाड़ी की रदरफोर्ड की गाड़ी पर हमने कंसर्ट बनाया था। तो ये चीज़ें हमने सारी पढ़ी हैं, देख लीजिएगा वो। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। विच आर फॉलोइंग गैस लॉज शोज द रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ गैस पार्टिकल। तो ये क्वेश्चन सर FA में इस पर मुश्किल है क्वेश्चन आए, क्योंकि ये सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन पटवारी के एग्जामिनेशन में आ सकता है, SI फाइनेंस के एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलिए सर बताइए सर, विच आर फॉलोइंग गैस लॉज शोज द रिलेशनशिप ऑफ द वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स। ऑप्शन ए आपके पास बॉयल्स लॉ आ रहा है, ऑप्शन बी आपके पास चार्ल्स लॉ आ रहा है, ऑप्शन सी एवोगैड्रोस लॉ एंड ऑप्शन डी आपके पास गे-ल्यूजिक लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। देखिए सर एवोगैड्रोस लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास सेम कंडीशंस रहेंगे, अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड अंडर सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर, ठीक है जी, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ अलग अलग गैसेस के जो है वहाँ आपके पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। दैट अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स जो है उनमें आपके पास क्या देखने को मिलते हैं? दे कंटेन, हमने पढ़ा था दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वहाँ हमने रिलेशन ड्राइव की थी, अगर आप दोस्तों को याद होगी कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है, दैट इज V/n शुड बी कांस्टेंट, और हमने पढ़ा था V1/n1 शुड बी इक्वल टू V2/n2। ये चीज़ हमने पढ़ी थी एवोगैड्रोस लॉ में। अच्छी तरह से आपने सीख लिया था, बेहतर है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? एवोगैड्रोस लॉ। अगर अब आपसे कभी पूछा जाए सर बॉयल्स लॉ पर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो बॉयल्स लॉ में हमने क्या रिलेशन पढ़ी थी? बॉयल्स लॉ हमें रिलेशन देता है सर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है जी, आप दोस्तों को अगर पता हो कि हमने बोला था कि प्रेशर किसी भी गैस का जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है आपके वॉल्यूम के, और कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर हमने कहा था कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है वॉल्यूम के। ये इस तरह से कहें कि P1 V1 जो है वो आ जाता है P2 V2 के बराबर।
फॉर कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये आपके पास बॉयलर्स लॉ की रिलेशन आ जाती है। जो चार्ल्स लॉ की जहाँ तक बात करेंगे, चार्ल्स लॉ आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दे देता है। चार्ल्स लॉ आपको बताता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अज्यूमिंग द क्वांटिटी ऑफ द गैस एंड द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज जो आपके पास वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए टेम्परेचर को। ये ऐसा कहें कि V1 डिवाइड बाई T1 जो है वो किसके बराबर आ जाता है, V2 डिवाइड बाई T2। तो ये तो हो गए ये सारे के सारे बॉयलर्स लॉ। आपने प्रेशर और वॉल्यूम में याद रख दिया, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर में याद रख लिया, एवोगाड्रो लॉ जो है वॉल्यूम और आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में रिलेशन दे रहा है। इसी तरह से जो आपके पास चौथा बचा है दैट इज गेल-ल्यूजिग लॉ। इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता है कि ये रिलेशन आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दे देता है। ये आपको बताता है कि प्रेशर किसी भी गैस का जो है वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अज्यूमिंग द मास एंड द वॉल्यूम कांस्टेंट। दैट इज आपके पास प्रेशर जो है P1 डिवाइड बाई T1 किसके बराबर आ जाएगा, P2 डिवाइड बाई T2। ये आपके पास रिलेशन आ जाती है गेल-ल्यूजिग लॉ की। चलिए सर, चारों के चारे हमने आपके पास रिवाइज कर दीजिए, प्लीज ये नोट करके रख दीजिए कहीं पर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 38, विच आर फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब बताइए सर, इस पर हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में ही हमने इसके बारे में बात कर दी है। क्योंकि लास्ट क्लास का क्वेश्चन आया था कि सबसे कम आपके पास एनर्जी के बारे में पूछा गया था, तो आप दोस्तों का पता रह गया होगा, याद रह गया होगा, क्योंकि हमने आपको जो शॉर्ट ट्रिक भी याद करा दी होगी कि आपको इस तरह के RMI VU X और G, जिन्होंने वो लास्ट क्लास देखी है बेहतर है। तो सबसे क्या पूछा जा रहा है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आती है सर, आर। दैट्स आर का मतलब क्या है, रेडियो वेव्स। तो इसकी एनर्जी भी सबसे कम आती है, ऑप्शन बी, दैट इज रेडियो वेव्स। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन 39 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, विच आर फॉलोइंग विटामिन डिफिशिएंसी काजेज ज़ीरोफाइथैलेमिया। बताइए सर, ज़ीरोफाइथैलेमिया किस विटामिन की डिफिशिएंसी से आपको देखने को मिलती है। अब देखिए सर, देखते देखते अगर आपको आइडिया ना आ जाए, ऑप्शन ए आपके पास विटामिन ई आ रहा है, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ए एंड ऑप्शन डी आपके पास विटामिन B12। देखिए अगर आप दोस्तों को पता हो कि ज़ीरोफाइथैलेमिया जो है ये किसके साथ रिलेटेड बीमारी है, ये आपकी आंखों के साथ रिलेटेड है, तो आप दोस्तों को आप याद आ जाएगा क्योंकि रेटिनॉल आप विटामिन ए को कहते हैं और विटामिन ए जो है सबसे मुफीद आपके आंखों के लिए होता है। ठीक है जी, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर, विटामिन ए आ जाएगा। तो जो ये ज़ीरोफाइथैलेमिया बीमारी आ रही है, ये एबनॉर्मल ड्राइनेस आ रहा है, कंजक्टिविया एंड कॉर्निया ऑफ द आई विद इन्फ्लेशन एंड द रीजन फॉर्मेशन। टिपिकली आप इसको कंसर्न करते हैं विद डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर, विटामिन ए। तो वो क्लास है विटामिन की, प्लीज देख लीजिएगा। चलिए सर, आपको हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे देंगे सेपरेट, क्योंकि विटामिन पर क्वेश्चन आ रहे हैं सर। चलिए जी, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ठीक है जी, अब आपके पास क्या हो रहा है सर, रेस्पिरेशन हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है मॉलिक्यूल्स की, लेकिन इन एब्सेंस। अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो वो क्या होगी, क्या फोटोसिंथेसिस होगी सर, नहीं होगी। क्या आपको पास इवापोट्रांसपिरेशन होगी सर, नहीं होगी। क्या एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्या होगी सर, वो आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो लास्ट क्लास में भी हमने आपके पास कंसेप्ट दिया था कि आपके पास अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो आपके पास क्या कंसेप्ट, क्या फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी क्या बन के आ जाएगा। तो चलिए सर, कोरिलेट कीजिए चीज़ों को, तभी आप जो है आगे बढ़ेंगे। 41 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, अटेम्प्ट कीजिए सर। विच आर फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए सर, किसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे कम की फ्रीक्वेंसी किसकी है, किसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, किसी क्वेश्चन में आपके पास पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो बताइए सर, इसका आंसर क्या आना चाहिए। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है, क्या आ रहा है सर, इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन बी गामा रेज, ऑप्शन सी आपके पास रेडियो वेव्स आ रहा है, एंड ऑप्शन डी आपके पास क्या आ रहा है सर, माइक्रोवेव्स आ रहा है। बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 41 आपका आंसर क्या आना चाहिए। चलिए जी, सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है सर, आप दोस्तों को पता है सबसे ज़्यादा, सबसे लास्ट में आपके पास क्या आ रहा था, अगर आपको ये अब सीक्वेंस याद रह गया होगा, RMI VU X और G। ये हमने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बोली थी कि रिच मैन इन वाराणसी यूज एक्स्ट्रा गोल्ड। तो यहाँ से यहाँ जब आप जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, आपकी एनर्जी भी बढ़ रही है। इस तरफ आप जाएंगे तो आपके पास वेवलेंथ बढ़ रही है और आपके पास एनर्जी जो है वो कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो क्या पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे लास्ट में कौन है सर, जी का मतलब गामा। ठीक है जी, रिच मैन इन वाराणसी यूज एक्स्ट्रा गोल्ड। ठीक है जी, ये याद रख दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करेंगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें सर। 42 आपकी स्क्रीन के ऊपर विटामिन पर कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि विटामिन जो है किसका बाई प्रोडक्ट आ रहा है। चलिए सर,
ऑप्शन ए क्या ये वुड का आ रहा है, ऑप्शन बी कोक का आ रहा है, ऑप्शन सी पेट्रोलियम का, ऑप्शन डी आपके पास नेचुरल गैस का। चलिए सर, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं, डिस्टिलेशन पढ़ी होती है, किस तरह से आप एक्सट्रैक्शन करते हैं, वहाँ पर ही हमने आपके पास एक कंसेप्ट पढ़ा होता है। चलिए ये चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो ये चीज़ हमने पढ़ी है कि विटामिन जो है बाई प्रोडक्ट किस में आ रहा है आपके पास, आपके पेट्रोलियम में देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, पेट्रोलियम। ठीक है जी, तो विटामिन जो है आपके पास एक प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आ रहा है जिसे आप हासिल करते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम। विटामिन जो है मोस्ट प्रेफर्ड आपके पास मटेरियल आ रहा है जब आप पेमेंट के लिए आप बात करेंगे। रोड्स वगैरह में जब आप बनाते हैं तो वहाँ जब पेमेंट के इस्तेमाल करते हैं आप, तो उनमें सबसे मुफीद आज मटेरियल आप जो है विटामिन को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ तार के इस्तेमाल भी आप कर रहे हैं आजकल। ठीक है जी, तो तार क्या है, तार बाई प्रोडक्ट किसका आ रहा है अगर आपसे पूछा जाए तो तार जो है आप वुड के साथ रिलेट करेंगे। तार आपके पास बाई प्रोडक्ट वुड के साथ आ रहा है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है आपके पास किसके जैसा, विटामिन के जैसा, और उसका इस्तेमाल भी आप पेमेंट में कर रहे हैं रोड्स और ड्राईवेज में। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट द सी लेवल इज। अब बताइए सर, बेसिक क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है कि आपने फ्रीजिंग पॉइंट बताना है वाटर का एट सी लेवल पर। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का, क्या 0 केल्विन है? ऑप्शन डी सर आ रहा है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ऑप्शन डी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए सर, बेसिक क्वेश्चन है कि नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का सी लेवल पर क्या आता है सर? नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें बिल्कुल कुछ नहीं करना था आप दोस्तों ने। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया सर किसके बराबर होता है? बताइए सर। ऑप्शन ए आपके पास वेलोसिटी आ रहा है, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी स्ट्रेस, ऑप्शन सी टाइम, एंड ऑप्शन डी आपके पास एक्सेलरेशन आ रही है। चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है जी, एरिया ठीक है, आपने बताना है कि रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है सर? इट इज नन अदर देन स्ट्रेस, स्ट्रेस इज नोन एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर इसका? बिल्कुल, जो साथी बी की तरफ जा रहे हैं बहुत खूब। क्वेश्चन 45 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, विच आर ए फॉलोइंग क्वांटिटीज कंजर्व्ड इन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बताइए सर, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो कंजर्व रहती है? ऑप्शन ए लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम, एंड ऑप्शन डी आपके पास एनर्जी आ रही है। चलिए सर, ये आपके पास एफए के सिलेबस में सर ऐसे कंसेप्ट नहीं है, तो हो सकता है अगर आपके बाकी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा याद रख दीजिएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि आइंस्टाइन की जो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसकी रिलेशन क्या आती है सर? तो जो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो किसके बराबर है? h माइनस टाइम्स फाई आ जाता है, वायर एच आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट आ रहा है, न्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रहा है, फाई आपके पास वर्क फंक्शन आ रही है किसी मेटल की। ठीक है जी, ये चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं। तो ये किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए सर ऑप्शन डी इसका मार्क कीजिए, आगे बढ़िए। 46 आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब बताइए सर इसमें करना क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का आपके पास एसआई यूनिट क्या है? चलिए सर, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ये चीज़ हमने पढ़ी है, किस में पढ़ी है सर? ओम्स लॉ में पढ़ी है, बहुत बेहतर तरीके है। तो क्या आपके पास एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का एम्पियर आ जाएगा, क्या वाट आ जाएगा, क्या ओम आ जाएगा, क्या मोह आ जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या है सर? बिल्कुल सर ओम आ रहा है। चलिए सर थोड़ा थोड़ा आप भी जो है पार्टिसिपेट कीजिए और बताते जाइए। एम्पियर सर किसका आ रहा है? चलिए एम्पियर किसका आ रहा है सर? करंट का आ रहा है। वाट किसका आ रहा है सर? पावर का आ रहा है। मोह किसका आ रहा है? कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप ये बताएंगे। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, व्हाट डज ओ इन द एनवायरमेंटल पोल्यूशन पैरामीटर BOD डिनोट। BOD में सर जो ओ आ रहा है, ओ का मतलब क्या है? BOD। अब आप दोस्तों ने हमारी इकोसिस्टम की क्लासेस देखी होंगी, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो आप ना कर पाएँ। चलिए सर BOD में आपके पास ओ का मतलब क्या है सर? BOD का मतलब क्या होता है सर? चलिए जब तक आपके आंसर आते हैं तब तक हम लिख रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या आ रहा है? ऑर्गेनिसोन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, एंड ऑप्शन डी आपके पास ओस्मियम आ रहा है। BOD का मतलब क्या है सर? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ओ का मतलब क्या आ गया यहाँ पर सर? आपके पास ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन आ गया। ठीक है जी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कितना अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है ज़रूरत लगेगी
एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के लिए इन ए बॉडी ऑफ वाटर, ताकि वो ब्रेक डाउन कर सकें ऑर्गेनिक मटीरियल को जो मौजूद होगा वहाँ पर। इन ए गिवन वाटर सैंपल एट सर्टन टेम्परेचर ओवर स्पेसिफिक टाइम, उसे आप क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। डेट इज सीधे अल्फाज में कहेंगे कि कितना आपके पास मिनिमम, कितना कम से कम आपके पास डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की ज़रूरत लगेगी एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि जो आपके पास उधर ऑर्गेनिक मटीरियल मौजूद है उसको ये ब्रेक डाउन कर पाएँ। ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो दो कंसेप्ट इसमें पढ़े हैं हमने। अगर आपके पास पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटीरियल आप पानी में ज़्यादा भेज रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से आपके पास डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाएगी। अप टू अप्रॉक्सीमेटली सर 90% तक इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बीओडी की वैल्यू जो है जो सर बीओडी बढ़ जाएगा। तो हाई बीओडी आपको देखने को मिलेगा। इसके बरकस अगर आपके पास जो पोल्यूशन है वो कम होगी, अगर आपके पास ऑर्गेनिक मटीरियल आप पानी में कम डाल रहे होंगे, तो वहाँ आपको क्या होगा कि उस सूरत में आपके पास जो बीओडी की वैल्यू है वो सर वहाँ पर आपके पास लो होगी। ये चीज़ें याद रख लेनी, हाई बीओडी एंड लो बीओडी। हाई बीओडी कब होगी, अगर पोल्यूशन ज़्यादा है, अगर आपके पास ऑर्गेनिक मैटर आप लेक पॉन्ड्स रिवर्स में ज़्यादा डाल रहे हैं तो बीओडी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो आपके पास ऑक्सीजन ज़रूरत लगे वो ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगा, उसकी वजह से आपके पास जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ आपको देखने को मिल सकती है सर। तो वाइल एज अगर आपके पास पोल्यूशन कम होगी, ऑर्गेनिक मैटर आप कम डाल रहे होंगे पानी में, ऐसी चीज़ें कम, जो पोल्यूटेंट कम डाल रहे होंगे, मटीरियल कम डाल ऑर्गेनिक मटीरियल कम जा रहा होगा, तो उसकी वजह से आपके पास बीओडी की वैल्यू कम होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 48 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से, विच आर फॉलोइंग सरफेस इज बेस्ट सूटेड टू एब्जॉर्ब सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे बेस्ट आपके पास सरफेस कौन सी है? क्या ब्लैक कलर की है, क्या रेड कलर की है, क्या ब्लू कलर की है, क्या वाइट कलर की है? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वाइट तो है नहीं, क्योंकि सर आप अगर आप देख रहे हैं तो ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से सोलर हीटर कंसेप्ट में पढ़े हैं, तो ये ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट भी हमने देखा है वहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, डेट इज ब्लैक आ जाएगा। ठीक है जी, ब्लैक सरफेस जो है या ब्लैक कोटेड सरफेस जो है बेस्ट सूट मानी जाती है। इट इज बेस्ट सूटेड टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, इज सपोर्टेड बाय द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, कंसेप्ट जो है आपने पढ़े हुए हैं। चलिए सर 49 क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। किस फ्रिक्शन को आप फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे? लास्ट क्लास में आपने जो है काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात की थी, किस फ्रिक्शन को आप काइनेटिक फ्रिक्शन करेंगे वो हमने पढ़ ली थी। आज के क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस फ्रिक्शन को आप जो है फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। देखिए सर फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि फ्लूइड फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो आपके पास अलग अलग लेयर्स आप फ्लूइड में देखने को मिलेगा, विच आर मूविंग रिलेटेड टू ईच अदर। यह जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है टू द फ्लो, इसको आप जो है विस्कोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आप विस्कोसिटी कहते हैं या विस्कस ड्रैग कहते हैं। विस्कस ड्रैग कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए विस्कोसिटी क्या है, विस्कस ड्रैग क्या है, या फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, तो आप कहेंगे सर जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसे आप विस्कोसिटी कहेंगे, उसे आप फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे, उसे आप विस्कस ड्रैग कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात सर, एक बात याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर तो आपने दे ही दिया सर, आपके पास ड्रैग फ्रिक्शन आ गई। कि आप इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि जो आपके पास फ्लूइड आ रहे हैं, कभी भी दुविधा में नहीं पड़ जाना कि फ्लूइड में आप सिर्फ जो है लिक्विड्स को रखेंगे। फ्लूइड जब भी आप बात करेंगे फ्लूइड में आपके पास लिक्विड भी आएंगे, प्लस फ्लूइड में आपके पास जो है गैसेस भी आएंगे। ये दोनों चीज़ें याद रख दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है सर? आपके पास ड्रैग फ्रिक्शन आ जाएगी। ड्रैग फ्रिक्शन कहें, विस्कोसिटी कहें, या आपके पास विस्कस ड्रैग कहें, तो करेक्ट आंसर यही आ जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन 50 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। चलिए, विच आर फॉलोइंग प्रोसेस डिनोटेड द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइट्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्राइवर्स। बताइए सर, डेट्राइवर्स के माध्यम से डेट्राइट्स को जो है ब्रेक डाउन करना स्मॉलर पार्टिकल्स में, उस प्रोसेस को आप क्या कहलाएंगे? क्या फ्रेगमेंटेशन कहलाएंगे, क्या लीचिंग कहलाएंगे, क्या बायो एक्यूमुलेशन कहलाएंगे, क्या आप यूट्रिफिकेशन कहलाएंगे? तो ये सब चीज़ें जो है हम दोस्तों ने अच्छे से इकोसिस्टम के कंसेप्ट में पढ़ी है। तो आपको हमने ये कंसेप्ट पढ़ाया था FLCHM, अगर आप दोस्तों को याद हो, जिन दोस्तों को याद होगा फेल्कम का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, तो वहाँ आपके पास पहला ही प्रोसेस आपके पास फेल्कम का आ रहा है, आपके पास फ्रेगमेंटेशन। तो करेक्ट आंसर का क्या आ जाएगा? फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा। चलिए सर, चलिए इस क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। अपने दोस्तों के साथ भी लिंक को शेयर किया कीजिए, ताकि और दोस्त जो हैं वो मिलकर सीख सकें। जिन दोस्तों ने सर हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेज या जनरल साइंस की क्लासेज नहीं देखी हैं, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ जनरल साइंस की क्लासेज देख लीजिएगा। वहाँ आप पूरे का सिलेबस जो है आपके पास, चाहे आप FA का हो, आपके पास SI फाइनेंस का हो, या आपके पास पटवारी का हो, हर एक के लिए हमने जो है अच्छे से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप देख सकते हैं, हर एक क्लास आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक लिंक आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी भी
एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप FA की तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए आपके पास अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, फ़ायदा उठा सकते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरी क्लास आपको मिल रही है। तो चलिए सर, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। डू टेक योर बेस्ट केयर।